बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो मैं उन भाइयों उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि अपना कोई ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं या अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो क्या बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए जिसके बारे में पता होना चाहिए किसी शख्स को जब वो कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन करने जा रहा है या कोई वेबसाइट बनाने जा रहा है या बनवाने जा रहा है, उसके बारे में आज ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है जिसके बारे में जो बेसिक्स हैं उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। तो वेबसाइट स्टोर या वेबसाइट के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, वो बुनियादी तौर पर ये चार हैं: डोमेन नेम, होस्टिंग, डिज़ाइन और डाटा। सबसे पहले हम आते हैं डोमेन नेम पर कि डोमेन नेम क्या होता है। बुनियादी तौर पर किसी भी वेबसाइट का या किसी भी ऑनलाइन स्टोर का जो नेम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। इजी सी चीज़ है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि dros.pk ये भी एक डोमेन नेम है, facebook.com ये एक डोमेन नेम है, amazon.com ये भी एक डोमेन नेम। तो बुनियादी तौर पर डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। दूसरी चीज़ है होस्टिंग। होस्टिंग किसी भी वेबसाइट का जो डाटा है उसका ऑनलाइन स्टोरेज होता है। वो कहाँ पर सेव हो रहा होता है? देखें, हमने जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है, जो डिज़ाइन बनाया है, वो कोई ना कोई स्पेस तो घेरता है, कोई ना कोई साइज़ तो होता है उसका। और फिर उसके अंदर फिर हम जो डाटा डालते हैं, जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो इमेजेस होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, या जो हम तस्वीरें लगा रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो सेव हो रही होती हैं। तो वो ऑनलाइन स्टोरेज होते हैं जिन्हें हम सर्वर बोलते हैं, वहाँ पर सेव हो रहे होते हैं और उन्हीं को हम होस्टिंग बोलते हैं। तो जो इदारे या जौन सी कंपनीज़ हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती हैं उन्हें हम होस्टिंग कंपनी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर द बी होस्ट एक होस्टिंग कंपनी है, होस्टगेटर एक होस्टगेटिंग कंपनी है, नेमचीप एक होस्टिंग कंपनी है। तो वो कंपनीज़ जो कि हमें ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती हैं हमारी वेबसाइट का डाटा सेव करने के लिए और उन्हें 24 घंटे अवेलेबल करने के लिए यूज़र को, वो कंपनीज़ होस्टिंग कंपनीज़ कहलाती हैं। तीसरा डिज़ाइन। हमने डोमेन नेम भी ले लिया, हमने होस्टिंग भी ले ली, अब हमने वेबसाइट बनानी है, डिज़ाइन करनी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कोई इमारत बनाते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं, उसके कितने कमरे होंगे, कितने वॉशरूम्स होंगे, सहन होगा, तो इसी तरह से वेबसाइट्स को भी हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं कि उसके अंदर कितने पेजेस होंगे और किस पेज का क्या काम है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होंगे इस वेबसाइट के अंदर, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं। अब किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम CMS को यूज़ करके बनाते हैं। CMS मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS मुखफ़्फ़ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो या तो हम इन रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से वेबसाइट बनाते हैं, या फिर हम एक दूसरा तरीका है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए। जबकि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो हम वर्डप्रेस के ज़रिए से ही देखते हैं, यानी कि ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं दुनिया में वो वर्डप्रेस के थ्रू ही बनाई गई हैं और हम भी वर्डप्रेस के ही थ्रू यानी कि वेबसाइट्स को बनाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि इस तरह से जो सा
वो होता है, क्लाइंट होता है, उसके लिए आसान हो जाता है वर्डप्रेस को या अपनी वेबसाइट को या अपने ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करना। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर होता है कि वो वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाए, क्योंकि इस तरह से उसके लिए आसान हो जाता है कि वो अपनी वेबसाइट को मैनेज करे। और सिर्फ 2 घंटे डेली देकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी वेबसाइट को मैनेज करना आराम से सीख जाता है वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए। नंबर 4 क्या है, वो सारा डाटा जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, मिसाल के तौर पर टेक्स्ट जो ऊपर रिटर्न लिखा होता है इंग्लिश के अंदर वेबसाइट के ऊपर या उर्दू में लिखा हुआ होता है, उसे टेक्स्ट कहते हैं, वो भी डाटा है। उसके ऊपर जो हम तस्वीरें पोस्ट करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं अपनी वेबसाइट पर, वो भी डाटा है। वीडियोस, प्रोडक्ट्स, अगर ऑनलाइन स्टोर है तो जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसकी पिक्स दिखा रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, वो सारा डाटा आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर किसी भी वेबसाइट के 4 हिस्से हैं। डोमेन नेम यानी कि उसका एड्रेस या डोमेन या वेबसाइट का नाम, होस्टिंग, हमने जो वेबसाइट का जो डाटा है उसे ऑनलाइन कहाँ स्टोर करना है, और इस बात को यकीनी बनाना है कि वो 24 घंटे वेबसाइट हमारी ऑन रहे नेटवर्क पर ऑनलाइन। तो वो कंपनीज जो कि ये ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है उन्हें होस्टिंग कंपनी कहते हैं। नंबर 3 डिज़ाइन, कि फिर हमने वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना है, उसके अंदर फंक्शंस डालने हैं, उसे डिज़ाइन करना है, ये चीज़ है। और डिज़ाइन जो है वो 2 तरह से होता है, CMS के थ्रू या लैंग्वेज के थ्रू। और CMS में वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह क्लाइंट जो अपनी वेबसाइट को आसान तरीके से खुद ही मैनेज कर सकता है। और नंबर 4 वो डाटा, वो हर चीज़ जो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर डाली है वो डाटा कहलाता है। अब हम आते हैं कि डोमेन नेम जो है वो हमने किस तरह से सर्च करना है अपनी वेबसाइट के लिए। मैं कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहा हूँ या कोई वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो किस तरह से सर्च करूँगा कि वो नाम कहीं किसी दूसरे ने तो नहीं परचेज़ किया हुआ या किसी दूसरी कंपनी के पास तो नहीं है, कोई दूसरा बंदा तो ऑन नहीं करता उसको। तो वो हम किस तरह से देखेंगे अपनी वेबसाइट के लिए नाम या एड्रेस। हम जितने भी होस्टिंग कंपनी के पास जाते हैं, मेजॉरिटी जो है वो हमें डोमेन नेम से भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। मैं सभी कंपनीज़ के नहीं, मैं सिर्फ एक कंपनी को ही लेकर चलूँगा और उसके ज़रिए से आपको सारी चीज़ बताऊँगा कि हम किस तरह से डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं और किस तरह से होस्टिंग देख सकते हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ कंपनी, वो है द बी होस्ट। ये भी एक होस्टिंग कंपनी है जो कि हमें डोमेन नेम भी प्रोवाइड कर रही है। फाइंड योर डोमेन नेम, यहाँ पर हम अपना डोमेन नेम जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं लिखता हूँ myshop.com, ये अवेलेबल नहीं है, ये पहले किसी शख्स ने परचेज़ कर लिया, ये डोमेन है। अच्छा, myshops.com, सॉरी, अच्छा, myshop.pk, ये भी किसी ने परचेज़ कर लिया है। इस तरह से हमें ना बार बार चेक करना होता है। फिर जो टेकन नहीं होता पहले से, उनमें से फिर हमें देखना होता है कि हम कौन सा डोमेन नेम लेना चाह रहे हैं। ये भी नहीं है। yourshop.com या .pk। अच्छा, एक और चीज़ थी वो मैं बताया भूल गया ज़रा। तो ये मैंने बता दिया कि होस्टिंग साइट्स जो हैं वो भी डोमेन नेम प्रोवाइड्स कर रही होती है, तो हम वहाँ पर जाएं और वहाँ पर सर्च बार में हम अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं अपनी एक होस्टिंग कंपनी में गया और वहाँ पे मैंने सर्च बार देखा, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ बार बार अपने डोमेन नेम्स और उन्हें चेक कर रहा हूँ कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी, इट्स बेटर टू हैव द डोमेन नेम विद .com एक्सटेंशन और .pk एक्सटेंशन।
ज़्यादा बेहतर यह है कि हम .com वाली डोमेन नेम या .com वाला अपना वेबसाइट का एड्रेस लें। अगर वो हमें नहीं मिल रहा है और हम पाकिस्तान के अंदर काम करें तो फिर बेहतर ये है कि .pk वाला हम ले लें, लेकिन प्रायोरिटी जो है .com को देनी है। अगर वो नहीं मिलता तो हम .pk पर भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले .com वाली डोमेन सर्च कर रहा था, वो नहीं मिलती थी तो मैं .pk में देखता था। अच्छा, योर शॉप तो नहीं है, .com में भी नहीं है, योर शॉप्स .pk देखते हैं, उम्मीद है शायद ये हो। जब कोई हमें डोमेन अवेलेबल मिलेगी जिसको हम परचेज़ कर सकते हैं तो इस तरह से हमें ग्रीन में ये हमें शो करेगा, कंग्रेचुलेशंस योर शॉप्स .pk डोमेन नेम इज़ अवेलेबल, ऑर्डर नाउ। अब जहाँ पे उन्होंने रेट भी बताए हुए हैं, .com जो है वो करीबन $12 पर ईयर का हमें मिल रहा है, और .asia इनके जो रेट्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हम डोमेन नेम किस तरह से देख सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि जब हम अब डोमेन नेम तो हमने ख़रीद लिया, इसी तरह से हमने होस्टिंग भी परचेज़ करनी होती है। अब वो होस्टिंग कैसे परचेज़ करते हैं, तो मिसाल के तौर पर इसी कंपनी से अगर मैं होस्टिंग ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ होस्टिंग के इसमें आऊँगा हेड में। अब यहाँ पर 4 होस्टिंग दिखा रहा है, 4 टाइप्स की: वेब होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर और VPN एड्रेस। रीसेलर होस्टिंग क्या होती है कि लोग ख़ास स्पेस ले लेते हैं कि मैंने 10 GB की जो होस्टिंग ले ली है, फिर उसको आगे 2-2 GB करके आगे सेल कर रहे होते हैं। तो यानी कि दोबारा से सेल करने के पर्पज़ से जो होस्टिंग लेते हैं उसे रीसेलर होस्टिंग कहते हैं। वेब होस्टिंग क्या होती है कि एक 10 GB का एक हमें सर्वर है या 100 GB का सर्वर है, उसमें से हर वेबसाइट को 20-20 GB दे देते हैं कि 20 GB आप यूज़ कर लें, 20 GB आप यूज़ कर लें, तो 5 बंदे उस 100 GB के सर्वर को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग वेब होस्टिंग को ही इस्तेमाल करते हैं। वेब होस्टिंग को हम शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। तीसरे नंबर पर VPN होस्टिंग। अगर आपकी वेबसाइट का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और आप 100 GB का पूरा सर्वर लेना चाहते हैं या 100 GB का एक पूरा यानी कि सिस्टम ही लेना चाहते हैं तो वो VPN होस्टिंग होता है। और अगर उससे भी बड़ा हमारा कोई काम चल रहा है, जैसे google.com है या facebook.com है, तो वो बड़े बड़े सर्वर्स ख़रीद लेते हैं और जिनके अंदर हज़ारों के हिसाब से स्पेस होती है, तो वो फिर डेडिकेटेड सर्वर को चूज़ करते हैं। खैर, हमारा जो है काम वेब होस्टिंग तक ही है, तो वेब होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग को ही हमें हमेशा चूज़ करना चाहिए अपनी होस्टिंग परचेज़ करने के लिए। चूज़ वेब होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, मैंने शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करनी है, तो उस शेयर्ड होस्टिंग को भी सिलेक्ट करते हुए मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब उसकी तरफ हम आते हैं। होस्टिंग पर आया, शेयर्ड होस्टिंग या वेब होस्टिंग में मैंने क्लिक किया। Come on. ये हम आगे द बी होस्ट जो हमें वेब होस्टिंग में जो फीचर्स प्रोवाइड करी है उसकी लिस्ट है। अब इसी तरह से मैं एक और वेबसाइट खोल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कह रहा था नेम चीप हो गया या होस्टगेटर हो गया, ये एक दूसरी होस्टिंग कंपनी है, मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। एक और मैं खोल लेता हूँ होस्टगेटर। यहाँ पर भी मैं होस्टिंग में जाकर कम ऑन, देखें शेयर्ड होस्टिंग में मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर भी मैं शेयर्ड होस्टिंग पर ही जाऊँगा।
ये प्लान दे रहे हैं हमें और उसके फीचर्स दे रहे हैं। और यहाँ पर ये प्लान है। तो सबसे पहले हम इनके जो हैं छोटे प्लान पर आते हैं, $30 पर ईयर वाले प्लान पर। देखें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। हमने देखने इसके अंदर कुल मिलाकर ये 6 चीज़ें: डिस्क स्पेस, बैंडविड्थ, वेबसाइट पैकेजेस, SSL सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ़ ईमेल अकाउंट्स एंड मंथली यूज़र। पहले आते हैं डिस्क स्पेस पर कि तीनों कंपनियां हमें कितनी कितनी डिस्क स्पेस प्रोवाइड कर रही हैं अपने सबसे छोटे प्लान में। ये अपने $30 के प्लान में हमें 5 GB दे रहा है। नेम चीप हमें 20 GB दे रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा ये 1.58 पर मंथ है, यानी कि आप देखें करीबन $1.5 पर मंथ, तो ये बनता है करीबन ₹18 पर ईयर। $18 पर ईयर में 20 GB, और ये हमें दे रहा है $30 पर ईयर में 5 GB। ओके, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर ये दुगना हो जाएगा। ये बड़े है ना, फंसाते हैं बंदे को, तो इन चीज़ों को ज़रा सा गौर से देखिएगा। इसे पहले साल के लिए 18 है, फिर अगले साल से 36 हो जाएगा करीबन। उसके बाद आप देखें, अच्छा 20 GB, और यहाँ पर देखें ये हमें क्या दे रहा है, 2.75 पर मंथ, यानी कि 12 और करीबन $32-33 पर मंथ दे रहा है ये। और इसमें है क्या क्या, इसमें स्पेस कितनी दे रहा है ये, इसमें स्पेस शो नहीं करवाई हुई। तो जो चीज़ें शो नहीं करवाते ना कम ही दे रहे होते हैं, तो वो कम होगा बनिस्बत दूसरी वेबसाइट के, तो इसलिए इन्होंने शो नहीं करवाया कि कितनी डिस्क स्पेस दे रहे हैं। तो दूसरा देखिए हम क्या देखते हैं, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ जिस तरह से हम कोई यूट्यूब की वीडियो जो जब उसे हम अपने मोबाइल में सेव कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो है 50 GB यानी कि 50 MB की वीडियो है, तो जब उसे हम मोबाइल में सेव करते हैं तो वो 50 GB का डाटा यूज़ करता है, तभी हमारे मोबाइल में आती है वीडियो। इसी तरह से जो ये होस्टिंग होती हैं ये भी डाटा यूज़ कर रही होती हैं आपके डाटा को अपने सर्वर्स में सेव करने के लिए। तो ये आप कह लें डाटा है या नेट का डाटा है जो ये यूज़ करते हैं आपके डाटा को अपने सर्वर्स में वो करने के लिए, सेव करने के लिए। आपने देखा होगा जब मैट्रिक का या FA का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो जो से हमारे वेबसाइट्स होती हैं वो हैंग हो जाती हैं या वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो चल नहीं रही होती है। मसला यही होता है कि उनका बैंडविड्थ डाटा जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा होता उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। तो अब हम डाटा का प्लान रन का वो करते हैं, कंपेयर करते हैं। 15 GB डाटा दे रहा है, और यहाँ पर अगर ये नहीं हमें दिखा रहा बैंडविड्थ, तो इसका मतलब ये बैंडविड्थ दूसरे उनके मुकाबले में हमें कम दे रहा होगा। एक मिनट यहाँ पर है अनमीटर्ड बैंडविड्थ। हम कह सकते हैं अनमीटर्ड बैंडविड्थ अनलिमिटेड हो जाएगा शायद। और यहाँ पर जो बैंडविड्थ है ये भी अनमीटर्ड यानी कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, ठीक है, लेकिन हमें 15 GB की बैंडविड्थ दे रहा है। तीसरी चीज़ जो हम जो देखते हैं यहाँ पर वेबसाइट्स के, वो हम उस एक सर्वर में या उस एक होस्टिंग में कितनी वेबसाइट चला सकते हैं। तो ये प्लान देखिए हमें एक वेबसाइट का प्लान दे रहा है, ये हमें 3 वेबसाइट्स का प्लान दे रहा है, और ये हमें दे रहा है एक वेबसाइट का प्लान दे रहा है। और इसी तरह से आगे देखते हैं SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, अब SSL सर्टिफिकेट बुनियादी तौर पर हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक होता है, इससे हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
तो फ्री SSL सर्टिफिकेट ये दे रहा है, और ये भी हमें फ्री SSL सर्टिफिकेट दे रहा है, और फ्री SSL सर्टिफिकेट तीनों में फ्री दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ़ ईमेल अकाउंट्स के, वो हमें कितने ईमेल अकाउंट्स ओपन करने की इजाज़त देता है हमारे इस होस्टिंग में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईमेल अकाउंट्स हैं 5। यहाँ पर ईमेल अकाउंट शो नहीं किया हुआ, और यहाँ पर हमें कितने दे रहे हैं, यहाँ पर भी शो नहीं करवा रहा है। खैर, जो अहम चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको कि इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मंथली यूज़र्स, कितने मंथली यूज़र्स वो ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पर। ये 50,000 की दे रहा है हमें लिमिट, और ये हमें दे रहा है, यहाँ पर ये हमें शो ही नहीं करवा रहा कि कितने जो है मंथली यूज़र्स होने चाहिए, ये आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें शो नहीं करवा रहा है, यहाँ पर शायद नीचे हो। खैर, जो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये 6 हैं: डिस्क स्पेस, बैंडविड्थ, वेबसाइट पैकेजेस, SSL सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ़ ईमेल अकाउंट्स और मंथली यूज़र्स। दूसरी चीज़ जो अपने जहन में रखनी है वो ये है कि नाउ 60% ऑफ। इसका मतलब ये है कि जनाब इस साल का, 1 साल के लिए 60% ऑफ होगा, और ये 1 साल का इसका जो है वो 2.75 होगा। अगले साल से फिर ये दुगना हो सकता है या 40% इंक्रीज़ हो जाएगा। ये थोड़े से हैक्स होते हैं, या थोड़े से हम कह लें बस शिकंजे में फंसाने वाली बातें होती हैं। ये देखें, फर्स्ट ईयर ये बढ़ जाएंगे। तो ये जो साइट्स हैं ये इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। जबकि बी उसका जो उनसे मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि वो इस तरह का कोई चीज़ ये शो नहीं कर रही होती। ये पर एनम ही होता है, यानी कि पर साल के लिए ही होता है पूरा, और ऐसा नहीं कि पहले साल कम होगा दूसरे साल ज़्यादा, ऐसा भी कुछ नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। तो हमने देखा कि गुड होस्टिंग की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हमें हमेशा अपनी वेबसाइट के लिए वेब होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग की चूज़ करनी चाहिए। अब जो अहम चीज़ें याद कर रखने वाली हैं वो ये हैं कि जब भी कोई शख्स अपनी वेबसाइट बनवा रहा होता है किसी फ्रीलांसर के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू, तो इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि डोमेन नेम और होस्टिंग के जो चार्जेस हैं ये एनुअल होते हैं। हम 2 साल के लिए भी रख सकते हैं कि हम 2 साल बाद चार्जेस दें, तो हम इकट्ठे 2 साल के चार्जेस पहले पे कर लेते हैं, फिर 2 साल बाद चार्जेस देते हैं। नॉर्मल साल के साल चार्जेस होते हैं, यानी कि अगर हम ये देखें कि $30 पर ईयर, तो ये हमें हर साल, मिसाल के तौर पर आज है 26 या 25 अप्रैल है, तो मुझे अकेले 25 अप्रैल को ही $30 जमा करवाने होंगे अपनी इस वेबसाइट को रन रखने के लिए। इसी तरह से डोमेन है, ये भी पर ईयर होते हैं, यानी कि हर साल अगर $10 की हमें डोमेन मिली तो हमें हर साल जैसे 25 अप्रैल है, इस 25 अप्रैल को ही मुझे अगले साल दोबारा से इसके $10 पे करने पड़ेंगे अपनी इस डोमेन को और होस्टिंग को रनिंग पोजीशन में रखने के लिए। तो ये सालाना के चार्जेस होते हैं इनके। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी फ्रीलांसर के थ्रू या किसी शख्स के थ्रू अपनी वेबसाइट बनवा रहे होते हैं तो हम डोमेन नेम और होस्टिंग खुद देते हैं उस बंदे को, और अगर हम नहीं देते, हम कहते हैं कि जनाब आप खुद ही इसको परचेज़ कर लें या खुद ही देख लें, तो हम उसके चार्जेस अलग देते हैं उस बंदे को, उस शख्स को, और वो शख्स आपको बता देता है कि मैंने इतने चार्जेस के लिए और इतने चार्जेस की मुझे डोमेन पड़ी, इतने चार्जेस की मैंने होस्टिंग ली है। बेहतर ये है कि आप खुद ले लें। अगर आप खुद नहीं ले सकते तो आप उसको अपने जो मुतल्लिका शख्स है उसे कह सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पर ले लें। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जो कि किसी भी शख्स को पता होना चाहिए जो कि ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाह रहा है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखें, वेबसाइट आपने बनवा ली, अगर तो आप वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं तो बाद में आप, वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आप आराम से सीख सकते हैं। 2 घंटे डेली दें तो वेबसाइट को मैनेज करना, मेरे ख्याल में अगर आप 2 घंटे डेली दें तो 1 हफ़्ते के अंदर आप मुकम्मल तौर पर अपनी वेबसाइट को मैनेज करना सीख जाएंगे। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है
तो उस मामले में तो आपको प्रोडक्ट्स डालते रहना पड़ता है, उनको अपडेट करते रहना पड़ता है, उनका स्टॉक जो लेवल है उसे अपडेट रखना पड़ता है। तो उसके लिए तो आपको फिर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको आप आसानी से समझ सकें और उसको मैनेज कर सकें। तो वर्डप्रेस एक नए शख्स के लिए जो कि ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाह रहा है या कि वेबसाइट बनाना चाह रहा है उसके लिए बेस्ट है कि वो इसको बाद में आराम से मैनेज कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। मज़ीद आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनका तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।